हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 CBSE मैथ्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 पेपर कोड 31 टू सेट 2। सो इस सेट को डिस्कस करने से पहले एज यू ऑल नो कि जब एक सेम रीजन का पेपर होता है तो उसके अंदर टोटल 3 सेट बनाए जाते हैं और इन तीनों सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेम होते हैं, उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है क्वेश्चंस का। सो सेट 2 के जो क्वेश्चंस सेट 1 में हैं मैं आज उनको डिस्कस नहीं करूँगा। फॉर दोज क्वेश्चंस आप रेफ़र कर सकते हैं मेरी सेट 1 वाली वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर डिस्कशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 is based on AP. 3 numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? तो आपको 3 नंबर जो हैं वो आपको AP में गिवन है और उनका जो सम गिवन है आपको 30 है, तो कहता है उसकी मिडल टर्म क्या होगी। सो लेट्स से जो हमारे पास AP में 3 नंबर्स हैं वो हैं A1, A2 और A3। सो A1 को हम लेट्स से A भी लिख सकते हैं, A2 जो है दैट इज़ A प्लस 1D और A3 को हम कैसे लिखते हैं A प्लस 2D और आपको इनका सम गिवन है दैट इज़ A प्लस 1D प्लस A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 30। सो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे, इट विल बी 3A प्लस 3D इक्वल्स टू 30। तो 3 विल बी कॉमन, तो 3 कॉमन जो हम लेंगे अगर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे सो 30 को डिवाइड कर देगा, इट विल बी 10। तो यही तो हमारी मिडिल टर्म है। ये देखिए A2 इज़ द मिडिल टर्म और उसकी वैल्यू क्या है A प्लस 1D। सो द आंसर इज़ 10 विच इज़ ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. An arc of a circle is of length 5 pi centimeter and the sector it bounds has an area of 20 pi centimeter square. Its radius is. तो देखिए आपको ये जो आपको बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क गिवन है विच इज़ लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है विच इज़ 5 पाई सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है विच इज़ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रेडियस बताना। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं विच इज़ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ arc into radius. So area of sector is 20 pi, half into length of arc is 5 pi and let's say radius is r. तो अगर आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन सब 5 पाई और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 जो है वो 20 पाई को मल्टीप्लाई कर देगा और 5 पाई जो है वो डिवाइड कर देगा। तो पाई से पाई कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा। So radius is 8 centimeter, which is option D. Clear? Now, question number 7. So as I already told you, जो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो सेट 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं एंड उस सेट को, उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। और इन दोनों पेपर्स की PDF आपको उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन 7 इज़ इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल्स टू। तो आपको देखिए गिवन है कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे।
सो हमें गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो 2 बीटा के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विच इज़ 2 बीटा, सो इट विल बिकम 3 बीटा, सो वैल्यू ऑफ बीटा इज़ 30 डिग्री, और अल्फ़ा जो है वो बीटा का ट्वाइस है, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। अब जो मुझे एक्सप्रेशन गिवन है विच इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, उसमें हम पुट कर देंगे। सो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 60 हमारे पास क्या होता है 1/2, और साइन 30 भी क्या होता है 1/2, सो इट विल बिकम 1/4 प्लस 1/4 which is 2/4 equals to 1/2. That is option B. Clear? Now move on to next question, which is question number 13. So question 13 is, if the length of a chord of a circle is equal to its radius, then angle subtended by chord at the center is. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक कॉर्ड है, एक सर्कल में हमें एक कॉर्ड गिवन है, लेट्स से ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर है ओ। सो ए बी इज़ द कॉर्ड, तो अगर मैं ओ सेंटर को ए और बी से ज्वाइन कर दूंगा, देन ओ ए विल बी ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ऑफ दिस सर्कल एंड ए बी इज़ द कॉर्ड, और हमें गिवन है कि ये जो कॉर्ड है ए बी वो इस सर्कल के रेडियाई के इक्वल है, तो विच इज़ ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। तो कहता है जो कॉर्ड ने सेंटर पे क्या है जो एंगल बनाया है वो क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए, दिस ए ओ बी ट्राइंगल, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल की, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्रीज का होता है 60 डिग्री, तो कॉर्ड ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया है 60 डिग्री, विच इज़ ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर वो 70 और 125 को डिवाइड करे तो 70 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आना चाहिए और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ये HCF LCM वाले क्वेश्चन में रट्टा मारना शुरू कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट होगा तो HCF होगा, स्मॉलेस्ट होगा तो LCM होगा। तो मैं आपको रेकमेंड वो चीज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको HCF फाइंड आउट करना है या LCM। अब देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि HCF और LCM नंबर्स अगर दो नंबर्स आते हैं तो उनमें से कौन सा नंबर उनसे छोटा होगा या कौन सा बड़ा हो सकता है। अब देखिए जो फैक्टर होता है, फैक्टर बेसिकली होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 के जो फैक्टर्स हैं, 10 का फैक्टर क्या क्या होगा 1, 2, 5 और 10। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर मैक्सिमम किसी नंबर का वही सेम नंबर हो सकता है, मतलब उससे बड़ा नंबर फैक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो अगर हम किसी दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर्स का कॉमन फैक्टर भी ढूंढेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। चलो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक नंबर के इक्वल हो सकता है, राइट, लेकिन इतना फॉर श्योर है कि उन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मुझे किसी केस में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो उन नंबर से छोटा हो, या चलो किसी एक नंबर के इक्वल हो, तो देन वी विल फाइंड HCF। अब LCM का फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी नंबर के, मल्टीपल बेसिकली टेबल ही होता है उस नंबर का। जैसे कि 10 का मल्टीपल क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50। तो मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का होता है वो नंबर इटसेल्फ होगा, बाकी जो मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर से बड़े ही होंगे, राइट। तो अगर कॉमन मल्टीपल भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मल्टीपल नंबर्स का, तो उनसे बड़ा ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो एक नंबर के इक्वल आ जाएगा।
तो अगर मुझे किसी केस में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो उनसे बड़ा हो, तो हम उस केस में क्या लेते हैं, एलसीएम। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रेटेस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट मतलब एलसीएम एंड सो ऑन। ओके, सो अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करेगा। तो अगर वो अननोन नंबर जो मुझे फाइंड आउट करना है वो डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों नंबर से छोटा ही होगा, राइट। तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ, बिकॉज वो जो नंबर है वो उन दोनों से छोटा है। अगर उनको डिवाइड करना चाह रहा है एग्जैक्टली तो वो उनसे छोटा होगा। लेकिन मैं 70 और 125 का एचसीएफ नहीं फाइंड आउट करूँगा, बिकॉज अगर मैंने 70 और 125 का एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया तो वो तो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर तो मिलेगा नहीं। तो अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए इन दोनों केसेस में 70 और 125 में, तो जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 65 और 125 के केस में 8 रिमाइंडर चाहिए, तो मुझे इन नंबर्स को थोड़ा पहले ही रिड्यूस करना पड़ेगा। सो कितना आ जाएगा ये 117। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 × 30, और 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3² × 30, 13 9 117। तो एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली कॉमन नंबर होता है, उस कॉमन पावर देखी जाती। तो 3, ना ही 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, ना ही 3 आ रहा है, तो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 30। तो इनका जो एचसीएफ होगा 13, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर 13 है। अगर वो 70 और 125 को डिवाइड करेगा तो 5 और 8 रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स मिल जाएंगे, विच इज़ ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज a ladder 14 meter long leans against a wall. If the foot of the ladder is 7 meter from the wall, then the angle of elevation of the top of the wall is। तो एक लैडर है, वो एक वॉल के साथ उसको लगा दिया गया है। तो लेट्स से दिस इज़ द वॉल AB, इसको हम AB से डिनोट कर लेते हैं वॉल को, और ये लैडर को ऐसे वॉल के साथ लगा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम AB इज़ द वॉल एंड AC इज़ अ लैडर, और इस लैडर की लेंथ गिवन है 14, तो AC इज़ 14 मीटर। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो जो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो लैडर का फुट है वो पॉइंट C है, और वॉल का जो बेस है वो B है। तो ये जो लैडर का फुट वॉल से कितनी दूर है, 7 मीटर। तो आई कैन से मुझे BC गिवन है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज़, तो आपको बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है, जो वॉल के टॉप पर बन रहा है। ओके, सो अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये जो एंगल है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वॉल के टॉप तक जा रहा है वो एंगल क्या होगा। तो लेकिन वो तो वॉल तो यहीं, लैडर तो यहीं से बन रही है, नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, C। ओके, सो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर ये एंगल है, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। इस थीटा के अकॉर्डिंग आपका BC क्या है, बेस, और AC क्या होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। सो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस रेशो में आता है, कॉस में आता है। तो हम क्या लगा देंगे, कॉस रेशो यूज़ कर लेंगे, दैट इज कॉस थीटा विच इज़ बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। सो कॉस थीटा हो गया हमारा, BC इज़ 7, AC इज़ 14, तो विच इज़ 1/2। तो कॉस थीटा 1/2, तो कॉस कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे। तो आपका जो थीटा होगा विच इज़ 60 डिग्री, दैट इज़ ऑप्शन आपकी है D। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। सो ये वो बेसिकली वो MCQs थे जो सेट 1 से डिफरेंट थे। ओके, बाकी सेट 1 में हमने उसको कवर कर लिया है, सेट 2 के MCQs को बाकी को। नाउ मूव ऑन टू सब्जेक्टिव पार्ट विच इज सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, नाउ क्वेश्चन 21 इज
इफ़ द zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square equals to 49b। तो आपको ज़ीरोस की रेशो जो दी हुई है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी आपको पॉलिनॉमियल गिवन है, और आपको गिवन है आपको प्रूव, और उनकी जो ज़ीरोस की रेशो दी हुई है वो आपको गिवन है 3:4। तो आपको प्रूव करना है कि जो 12a स्क्वेयर है वो 49b के इक्वल है। अब देखिए आपको ज़ीरोस की रेशो गिवन है, सो लेट से जो आपको ज़ीरोस की रेशो गिवन है, लेट कर लेते हैं उसका एक जो ज़ीरो है अल्फ़ा वो आपका 3y के इक्वल है, और जो आपका ज़ीरो है बीटा वो आपको गिवन है 4y के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे 12a स्क्वेयर और 49b को। तो अगर आप ध्यान से देखिए पॉलिनॉमियल जो हमें गिवन है उसमें a और b जो है वो बेसिकली कॉफिशेंट्स हैं, टर्म्स के कॉफिशेंट हैं, और इनके बिटवीन हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कॉफिशेंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ माइनस b बाई a। तो b जो होता है वो कॉफिशेंट ऑफ x है विच इज़ a होगा, तो माइनस a, और हमारा a जो है इस केस में कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वेयर इज़ 1। सो आपको 3y प्लस 4y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस a के। सो आई कैन से 7y जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस a के। तो हमारा यहाँ से y क्या आ जाएगा, माइनस a बाय 7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फ़ा बीटा विच इज़ c बाय a। c इज़ कांस्टेंट टर्म जो कि इस केस में हमारी b है, और a जो है कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वेयर जो कि है 1। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब 3y इंटू 4y हमें क्या गिवन है, b। तो दैट इज़ 12y स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, b। अब यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 12 इंटू माइनस a बाई 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू b। सो इट बिकम्स 12 इंटू a स्क्वायर बाई 49। अब इस 45 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, सो 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49b। तो हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन सी का है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। ओके, नाउ क्वेश्चन इज if the radii of the bases of cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3, find the ratio of their volumes। अब आपको यहाँ पे दो 3D शेप्स दी हैं, एक सिलेंडर गिवन है और एक कोन गिवन है, और आपको सिलेंडर और कोन के रेडियाई की रेशो दी हुई है। सो कोन सिलेंडर दैट इज़ 3:4। तो ऐसा करते हैं हम सिलेंडर के रेडियस को R1 कंसीडर कर लेते हैं, अब क्योंकि रेशो 3:4 है, सो लेट्स से दिस वन इज़ 3x, और इसका कोन का रेडियस R2 कंसीडर कर लेते हैं विच इज़ 4x, एंड हमें इनके हाइट की भी रेशो दी है। सो लेट्स से सिलेंडर की हाइट h1, हाइट की रेशो है 2:3, इसको हम ले लेंगे 2y और इसे हम ले लेंगे 3y। देखिए यहाँ पे आप 2x, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि 2x और 3x दोबारा लीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता ना इनका जो ये कॉमन नंबर जो आ रहा है दोनों रेशो में कि वो हाइट और रेडियस के केस में वो सेम ही होगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है इसमें हाइट के केस में y ले लीजिए, जो उसका कॉमन नंबर आ रहा होगा, जो दोनों से रेशो का पार्ट जो डिविजिबल होगा। ओके, अब आपको इनके वॉल्यूम्स की रेशो बतानी है। अब देखो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि किसके वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और किसके वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो जिस शेप की पहले बात की गई होगी उसके वॉल्यूम को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। दैट इज़ यहाँ पे सिलेंडर की बात की गई है, सो दैट मीन हम न्यूमरेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। और जब भी ये मेरी एक सजेशन है, जब भी आपको रेशो वाला क्वेश्चन आएगा, आई विल रेकमेंड कि आप उनको इंडिविजुअली सॉल्व ना करें। मींस आप सिलेंडर का वॉल्यूम अलग से फाइंड आउट ना करें, कोन का ना करें,
क्योंकि अगर आप, क्योंकि बेसिकली क्या होगा जब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, रेशो मीन जब हम डिवाइड करेंगे तो जो पाई वगैरह होगा वो ईजिली कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज समटाइम जब हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उससे थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और अगर आपने डेसिमल में फाइंड आउट कर दिया तो वो क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। सो आई विल रेकमेंड कि आप यहीं पे ही पुट कर दें, दैट इज़ सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर एच होता है, बट यहाँ पे हम लेंगे आर वन स्क्वेयर एच वन, बिकॉज उसका रेडियस और हाइट जो है आर वन एच वन है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो रेडियस और हाइट विल बी R2H2। तो देखिए यहाँ से पाई क्या हो गया कैंसिल, R1 स्क्वेयर का मतलब क्या है 3x इंटू 3x इंटू H1 जो है हमारा है 2y अपॉन 1/3 इंटू R2 स्क्वेयर इज़ 4x इंटू 4x इंटू H2 क्या है 3y। अब देखो ये x और ये y जो है दोनों x और y तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 3 है नीचे 1/3 ये ऊपर चला जाएगा 3 के पास, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 अपॉन नीचे क्या क्या रहेगा 4 4 3, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ओके, सो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ 6 से, तो 6 9 ज़ा 54 and 6 8 ज़ा 48, तो द रेशो इज़ 9:8। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन आया है काफ़ी, 3 में ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 विच इज़ बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise, subject wise, and height of each stack is same. The number of physics book is 144 and the number of chemistry book is 180 and the number of mathematics books is 992. Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics book. तो बेसिकली आपको क्या गिवन है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं, विच इज़ जो आपको फिज़िक्स की बुक्स गिवन है 144 गिवन है, और केमिस्ट्री की जो बुक्स गिवन है वो आपको गिवन है 180, और जो आपको मैथमेटिक्स की बुक गिवन है वो आपको गिवन है 192। और हमें अज्यूम करना है कि हर एक बुक की थिकनेस सेम है, ठीक है, और जो हम स्टैक्स बनाएंगे हर एक है ना हर एक बुक का, उसमें कंडीशन ही है कि एक तो एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट की ही बुक होंगी, ऐसे नहीं कि एक ही स्टैक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक्स हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक्स होंगी और हर एक स्टैक की जो हाइट होगी वो सेम है। तो अगर हाइट को सेम करना है और थिकनेस भी सेम है तो हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ़ बुक्स को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो बताना है कि हर एक के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टैक्स कितने कितने होंगे। अब देखिए बेसिकली क्योंकि ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन है तो या तो हमें HCF फाइंड आउट करना है या तो LCM। अब जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, अभी हमने कुछ टाइम पहले रियल नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उन सब वैल्यू से छोटी हो तो HCF लेंगे, अगर ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उनसे बड़ी हो तो हमें LCM लेना पड़ेगा। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए कि अगर बुक्स जो हैं आपको दी हुई हैं और जो स्टैक्स हैं, तो जो नंबर ऑफ़ स्टैक्स बनेंगे वो इन बुक्स की वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं बन सकते, वो तो छोटे ही बनेंगे, है ना। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ स्टैक्स निकालने हैं तो आपको क्या चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ़ बुक्स होंगी, राइट। और वो ऑब्वियसली वैल्यू छोटी ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टैक में 150 बुक्स हो जाएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज बुक्स ही मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चलो 180 है या 192 है या 200 बुक्स तो नहीं हो सकती एक स्टैक में। तो वी विल फाइंड HCF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 144, तो 16 इंटू 9 इज़ 144, तो 2 raised to power 4 इज़ 16 और 3 स्क्वायर इज़ 9। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये होता है 36 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 4 ज़ा 36 इंटू 5। 192 जो होगा
विच इज़ डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको 8 से भी हो सकता है ये डिवाइड, 192 को हमने 2 से किया तो 96 हुआ, फिर 2 से किया 48 होगा, तो एक तो हो जाएगा 8, राइट, 2 क्यूब। या थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 16, 32, 64 into 3, that is, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं, 2 raised to power 6 into 3, that is the prime factorization of 192. So तो हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो HCF मैंने आपको बताया कॉमन पावर देखी जाती है, तो 2 की पावर कॉमन कितनी आ सकती है, 2 ही आ पाएगी, और 3 की पावर कितनी कॉमन आ सकती है, 1 नहीं आ पाएगी, 5 तो आ नहीं सकता बिकॉज 5 सिर्फ 180 में है। सो 4 इंटू 3 इज़ 12। सो HCF, तो क्या HCF आपको नंबर ऑफ स्टैक्स बताएगा? द आंसर इज़ नो। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी कई बार क्रैम कर लेते हैं जी, जो भी HCF मिला या LCM मिला, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया दैट इज़ द वैल्यू। देखिए अब आप एक चीज़ सोचिए, आपको डेटा किस चीज़ का दिया हुआ है? डेटा तो आपको नंबर ऑफ बुक्स का दिया है, तो ये जो HCF या LCM में जो वैल्यू आएगी वो कुछ नंबर ऑफ बुक्स से ही तो रिलेटेड होगी, ये नंबर ऑफ स्टैक्स नहीं होंगे। सो ये जो मुझे वैल्यू मिली है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वैल्यू मिली है नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। ये आपको मिली है वैल्यू कि एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी। अब आपको क्या पूछा गया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टैक्स बताने। तो फिज़िक्स के स्टैक्स बताने के लिए कि फ़िज़िक्स के स्टैक्स कितने में बनेंगे, तो फिज़िक्स की नंबर ऑफ़ बुक्स को हम 12 से क्या कर देंगे, नंबर ऑफ़ बुक्स इन ईच स्टैक से डिवाइड। तो फिज़िक्स के कितने स्टैक्स बना सकते हैं हम? 12। केमिस्ट्री के स्टैक्स कितने बनेंगे? 180 को 12 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। और मैथ्स के स्टैक्स कितने बनेंगे? जिस 192 बाय 12। सो 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72। सो फिजिक्स के स्टैक्स होंगे 12, केमिस्ट्री के स्टैक्स होंगे 15 और मैथ्स के स्टैक्स होंगे 16। देखो क्वेश्चन में कहीं वैसे लिखा नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स नहीं पूछा तो इनको मैं ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स ही पूछा होता तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स को सभी को ऐड कर देते और 12 से डिवाइड कर देते, लेकिन उसने पूछा नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड देम एंड डिवाइडेड बाय 12। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the mean and mode of the data. तो आपको देखिए बेसिकली क्या गिवन है कि जो ये आपको एक टेबल गिवन है, इसमें किस चीज़ का टेबल गिवन है कि हर एक मंथली इलेक्ट्रिसिटी की मंथली कंजम्पशन दी है 68 कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स हैं, उनकी मंथली कंजम्पशन दी है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है 65 to 85, 85 to 105, ये कहाँ तक है? 205 तक। और मुझे नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको मैं F5 से डिनोट कर लेता हूँ, जो कि है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मीन और एक मोड। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मीन के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसमें आई विल रेकमेंड कि हम यूज़ कर सकते हैं अज्यूम मीन मेथड।
क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल के से क्लास मार्क्स मिलेंगे वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी. सो आई विल रेकमेंड कि हम इसमें जो है अज्यूम इन मेथड को यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले xi को भी ढूंढना पड़ेगा. xi इज़ द क्लास मार्क जो कि मिड वैल्यू होती है, जो कि इस केस में होगी 75, 95, 115, 135, 115, 175 और 195. तो बेसिकली जो अज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस समेशन fi di ओवर समेशन fi, जिसमें a क्या होता है हमारा अज्यूम मीन होता है. क्या होता है? अज्यूम मीन. और अज्यूम मीन हम कैसे ढूंढते हैं? दैट इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ xi, जो मिडल वैल्यू. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्साइज हैं, तो मिडल वाला कौन सा बनेगा आपका? 135. तो a हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 135. ओके. अब मुझे di भी ढूंढना पड़ेगा, और di जो होता है वो होता है हमारे पास xi माइनस a. मीन्स xi की वैल्यू में से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा. तो 75 माइनस 135 क्या हो जाएगा आपका? माइनस 60. ये हो जाएगा माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40, 60. ओके. हमें मतलब ए इस अकॉर्डिंग पिक करना होता है कि इनकी जो डेविएशन है वो थोड़ी, मतलब टोटल डेविएशन देखेंगे वो एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल आउट कर पाए, राइट. और लास्ट में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? fi di. मीन्स fi और di की वैल्यू का प्रोडक्ट ढूंढना है. तो हमारे पास जो है 4 इंटू माइनस 60 कितना हो जाएगा? माइनस 240. 5 इंटू माइनस 40 इज़ 2 माइनस 200, माइनस 260, 0, 280, 320 एंड 240. अब क्योंकि समेशन है तो हमें इनका टोटल भी चाहिए होगा. अब टोटल किस किस का चाहिए? सभी का टोटल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोटल चाहिए होगा एक fi di का और एक fi का. अब देखो fi का टोटल हमें गिवन है क्वेश्चन में कि टोटल कितने कंज्यूमर्स हैं? 68. तो समटाइम्स हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमें इनकी टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको करना पड़ेगा. तो पहले हम सभी पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेते हैं. तो अगर हम पॉजिटिव वालों को ऐड करेंगे उसका आ जाएगा हमारे पास 280 प्लस 320 प्लस 240 विच इज़ 840. और 840 में से इन सबको माइनस कर लेते हैं. तो ये जो इसका टोटल आएगा दैट इज़ 140. दैट इज़ fi di हमारे पास क्या आ गया? 140. तो बस इस मीन के फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो मीन जो होगा दैट इज़ 135 प्लस समेशन fi di इज़ 140 बाई 68. तो देखो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस केस में या तो आप एलसीएम लेके 68 से डिवाइड कर सकते हैं या सिर्फ आप 148 को ही 68 से डिवाइड कर दीजिए. हमें बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक की ज़रूरत पड़ेगी. तो 140 बाई 68 जो होगा दैट इज़ 2.058. मतलब इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ सेकंड प्लेस तक विच इज़ 2.06. तो 135 प्लस 2.06 कितना होगा? 137.06. सो दैट इज़ अवर मीन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मोड. हमें मोड भी फाइंड आउट करना है. अब मोड के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जिसमें L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मॉडल क्लास कौन सी क्लास इंटरवल होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है. तो 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसका मॉडल क्लास होगा हमारा 125 टू 145. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा L क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज़ 125. F1 इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज़ 20. F0 इज़ फ्रीक्वेंसी अबव F1, 20 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी इज़ 13. और F2 जो होगा हमारा दैट इज़ फ्रीक्वेंसी बिलो F1 विच इज़ 14. एंड H इज़ द क्लास विड्थ. तो क्लास विड्थ क्या है हमारी? 20. क्लियर. नाउ अब मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं. L प्लस
f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L इज़ 125 प्लस f1 इज़ 20, f0 इज़ 13 बाय 2f1, 20 का डबल 40, f0 13 माइनस 14 इंटू 20। So mode will be 125 plus 20 minus 13 7 by 40 minus 13 मतलब 40 minus 21 27, 40 minus 27 is 13 into 20. So 125 plus 140 by 13। तो फिर से हम 140 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 140 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 10, अराउंड 10.77 आ रहा है। सो 10.77, तो आपका जो मोड होगा दैट वुड बी 135.77। सो दिस इज़ योर मीन which is 137.06 and mode is 135.77। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है इसका तो फॉर श्योर है या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या इसकी केस स्टडी फॉर श्योर आती है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें इंटरनल चॉइस गिवन है। सो लेट्स डिस्कस ए पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन 35 का ए पार्ट। A 2-digit number is such that product of its digit is 12. When 36 is added to the number, the digit interchange their places. Find the number. कह रहे 2-digit नंबर गिवन है जिसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट आपको 12 गिवन है। कहता है अगर उस नंबर में हम 36 ऐड करते हैं तो डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाती है, मतलब रिवर्स नंबर बन जाता है। डिजिट इंटरचेंज होने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 35 है, 35 में डिजिट्स इंटरचेंज होगी तो 53 बन जाएगा। दैट मीन्स वो नंबर रिवर्स नंबर बन गया। तो कहता है आपको नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हो लीनियर से अगर आप करेंगे, लीनियर में बेसिकली वो लीनियर नहीं रहेगा। अगर आप एक्स और वाई लेकर करेंगे बेसिकली वो क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा। सो बेटर है कि आप इसको क्वाड्रेटिक वाले तरीके से ही करें। आपको पता है 2 डिजिट नंबर में एक वंस प्लेस होती है, एक वंस डिजिट होगी, एक टेंस डिजिट होगी। सो लेट्स से कि लेट जो हमारी वंस डिजिट है वो एक्स है। तो अगर वंस डिजिट एक्स है तो टेंस डिजिट क्या होगी? अब देखो हमें एक इनके इन बिटवीन रिलेशन दिया है कि दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल से समझें, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 है तो अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 5, तभी 4 इंटू 5 20 बनेगा। लेकिन वो 5 आया कैसे? 20 और 4 से कैसे आया? क्योंकि तुम्हें 20 और 4 के बारे में पता था ना। तो बेसिकली हमने प्रोडक्ट को उस नंबर से क्या कर दिया? डिवाइड। तो जो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है 12, उसको हम दूसरे वाले डिजिट से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारी टेंस डिजिट क्या आ गई? 12/x। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इक्वेशन फॉर्म करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले आप ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ज़रूर फाइंड आउट कर लें। सो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा, बेसिकली कोई नंबर फॉर्म कैसे होता है, जैसे 35 है, 35 कैसे फॉर्म हुआ? हम ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो जिस प्लेस पर है उसको उससे क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। तो 12/x कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है, तो ये 10 से इंटू हो जाएगा, प्लस 1st प्लेस पर क्या है? x, तो 1 से हो जाएगा। सो इट बिकम्स 120/x प्लस x। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर कैसे? रिवर्स नंबर का मतलब 12/x 1st प्लेस पर चला जाएगा और x जो है वो 10th प्लेस पर आ जाएगा। तो 10 इंटू एक्स प्लस 12/x इंटू 1। सो इट विल बिकम 10x प्लस 12/x। गॉट इट? नाउ
अब हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब 36 इज एडेड टू द नंबर मतलब कि अगर 36 को हम ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, मतलब ओरिजिनल नंबर इज़ 120/x प्लस x में अगर मैं 36 ऐड कर देता हूँ तो ये जो पूरा नंबर बना उसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब ये रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ 10x प्लस 12/x। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब ऐसा करते हैं, इन सभी को एक लेफ़्ट साइड पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, सभी को एक लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं। तो 120/x माइनस 12/x, ये 10x इस x को आके माइनस कर देगा, सो इट विल बिकम -9x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं जो कि आएगा x। सो दिस इज़ 120 माइनस 12 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। सो यहाँ पे रह जाएगा -x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 108। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इसको हम थोड़ा और रिड्यूस, अगर पॉसिबल है तो इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से -9 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, -9। बेसिकली मतलब आप चाहो तो माइनस ऑप्शनल है, नहीं लेना चाहो तो रहने दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखने में बिलीव करता हूँ। ओके, सो -9 अगर हम कॉमन लेंगे और वो 0 के पास वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, सो इट विल बिकम x स्क्वायर -4x -12। अब साइन चेंज क्यों है, क्योंकि बेसिकली मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चाहें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जो फैक्ट -4x स्प्लिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2x -6x में। सो कॉमन ले लेंगे अब ग्रुपिंग करके। सो फैक्टर्स आर x + 2 x - 6, x + 2 = 0, x - 6 = 0। So x is -2 and x = 6। अब देखिए डिजिट आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो x जो है वो डिजिट को ही डिनोट कर रहा है, डिजिट। अब लेकिन आप कहेंगे कि सर नंबर जैसे -23 होता है हमारे पास, तो ये तो नंबर एग्जिस्ट करता है। देखिए ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये पूरे नंबर को डिनोट करता है, ना कि इस पर्टिकुलर डिजिट को। तो इसलिए हमारा डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होती, नंबर नेगेटिव होता है। ओके, सो एज डिजिट कांट बी नेगेटिव, सो आपका जो x होगा वो क्या होगा 6। लेकिन उसने आपसे उस नंबर को पूछा है, नंबर मीन्स यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 120/x + x में, तो 120/6 + 6 विच इज़ 20 + 6 जो कि क्या हो जाएगा 26। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज़ 26। ओके बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास जिसको आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब वेरीफाई आप कैसे करेंगे, आप कभी भी इक्वेशन में मत पुट करना, क्योंकि अगर आप इक्वेशन गलत इन केस बना दी तो आप चाहे पुट भी कर लेंगे तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो आंसर आ ही जाएगा ये, ठीक है, रूट्स तो मिल ही जाएंगे। तो आपने क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन में पुट करने का मतलब जैसे उसने कहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इच डिजिट इज़ 12। तो देखिए 2 और 6 का जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का वो 12 भी आ रहा है, 2 × 6, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। अगली स्टेटमेंट क्या है कि अगर इसमें हम 36 ऐड करें तो ये नंबर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अगर हम 26 में अगर हम 36 ऐड करते हैं सो इट विल बिकम 62। तो देखो 26 का रिवर्स नंबर क्या हो गया 62। तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को। दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर है 26 ये क्या है, करेक्ट। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन 35 बी पार्ट. Now question is, a student scored a total of 32 marks in class test in mathematics and science. तो एक स्टूडेंट ने टोटल 32 मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ्स और साइंस के मिलाकर. हैड ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ हिट्स मार्क्स वुड हैव बीन 253. अब इसका क्या मतलब, अगर उसने उसके जो भी मार्क्स रहे होंगे ओरिजिनली, अगर उसने उस साइंस के मार्क्स में 2 मार्क्स कम स्कोर किया होता और मैथ्स में 4 स्कोर ज़्यादा किया होता, 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया होता, तो उसके जो अब मार्क्स का प्रोडक्ट आता वो 253 होता. तो आपको उनके ओरिजिनल मार्क्स बताने क्या रहे होंगे. तो लेट साइंस के जो मार्क्स हैं वो x है, तो मैथ्स के मार्क्स कैसे ढूंढेंगे. अब देखिए जो इसका ए पार्ट था इसी क्वेश्चन का, उसमें प्रोडक्ट गिवन था, तो प्रोडक्ट से कैसे मिला था, हमने उस प्रोडक्ट को उस नंबर से डिवाइड किया तो दूसरे की वैल्यू पता चल गई थी. लेकिन अब बेसिकली 32 क्या दिए, दोनों का टोटल दिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 30 मार्बल्स हैं, तो एक के पास अगर 16 मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 14 होंगे. तो वो 14 कैसे आएगा, सम में से उस पहली वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस. तो सेम मैथ्स के मार्क्स कैसे मिलेंगे, टोटल जो कि 32 मार्क्स हैं उसमें से साइंस के मार्क्स क्या कर देंगे, माइनस. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब उसने कहा है कि अगर उसके साइंस में अगर वो 2 मार्क्स कम लेस स्कोर करे, तो अगर उसके मार्क्स x हैं अभी साइंस में, तो अगर 2 स्कोर कम लेस करेगा तो x - 2 हो जाएंगे, राइट. और मैथ्स में अगर वो 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे, 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने का तो 32 - x में अगर हम 4 क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कह रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 253. क्लियर. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट विल बिकम 36 - x. सो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, तो इट विल बिकम 36x - x² - 72 + 2x इज इक्वल्स टू 253. सो -x² प्लस 38x, ये 72 वहाँ जाकर 253 को क्या कर देगा, ऐड. तो 253 में अगर हम 72 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, विच इज़ 325. जैसा कि कहा मैं नॉर्मली x² वाली टर्म को पॉजिटिव ही रखता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं 325 के बाद. सो इट विल बिकम x² - 38x + 325 इज इक्वल्स टू 0. अब आप चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, या आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. सो लेट्स से चलो इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. तो d इक्वल्स टू b² - 4ac. सो d इक्वल्स टू b² इज -38 का स्क्वायर -4 इंटू a इज कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 1 एंड c इज़ 325. तो 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 38 का स्क्वायर विल बी 1444 माइनस 325 इंटू 4 विल बी 1300. सो डी इज माइनस करेंगे, इट विल बी 144. नाउ हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d/2a. सो x इक्वल्स टू -b, तो माइनस ऑफ -38 इज पॉजिटिव 38 एंड स्क्वायर रूट ऑफ d 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12/2 इंटू a विच इज़ 2 इंटू 1. सो x इक्वल्स टू, तो एक बार हम पॉजिटिव वाला केस कंसिडर कर लेंगे और एक बार हम नेगेटिव वाला. So by solving these two, 38 plus 12, 50/2 is 25 and 38 minus 12 is 26. तो 26/2 is 30. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो हमें यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे. तो व्हेन x इक्वल टू 25, तो साइंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे
25 क्योंकि x है वैल्यू, और मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे विच इज़ 32 माइनस 25 7। ओके, या अगर x हमारा 13 हो तो साइंस के जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे 13, और मैथ्स के जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे 32 माइनस 13 विच इज़ 90। ओके, तो देखो दोनों केसेस यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई रीज़न नहीं है हमारे पास किसी को डिस्कार्ड करने का। ओके, आप अपने आंसर को इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस में दोनों का टोटल 32 बन रहा है मार्क्स का। अब उसने कहा है कि अगर 2 मार्क्स स्कोर करता साइंस में तो 25 में से 2 मार्क्स माइनस किए तो 23 हो गया, और मैथ्स में अगर वो 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे तो हो जाएगा 11। तो 23 इंटू 11 कितना होता है, तो उनका प्रोडक्ट 253 आना चाहिए। तो देखो पहले केस में वो हो रहा है। दूसरा केस भी ले लेते हैं कि अगर वो 4 मार्क्स लेस स्कोर करे साइंस में, जो कि हो जाएगा 2 मार्क्स विच इज़ 11, और 4 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करे मैथ्स में विच इज़ 23, तब भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है 253। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बिकॉज जो नेक्स्ट केस स्टडीज़ हैं वो तीनों की तीनों मैंने, जैसा कि मैंने कहा, सेट 1 में डिस्कस की हुई हैं, तो आप उस सेट 1 को भी डिस्कस कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन पेपर्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक ऐड कर दिया, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।